हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस से ही है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट सामने लिखना रह गया है। सॉरी, मैं भूल गई लिखना। मैंने डायरेक्ट आगे से बताना शुरू कर दिया क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैंने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करा दिया, तो मैंने अभी देखा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहीं से करवाना है मुझे। फिर एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स का बॉक्स है, वो भी करवाना है, एंड बिहेवियरल टेक्निक्स जो कि बिहेवियर थेरेपी के अंडर हमें पढ़नी है। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी ओवर हो जाएगी आई गेस। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर यही है कि जो क्लाइंट है, जो थेरेपिस्ट के पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, जिसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है और फिज़िकल सिम्टम्स दिखा रहा है वो, लेकिन उसको कोई भी फिज़िकल डिजीज़ नहीं है, मतलब बायोलॉजिकली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, दिमागी दिक्कतें तो आ रही हैं उससे। तो उसको इंटरव्यू किया जाता है ऐसे कि उसका बिहेवियर पैटर्न एनालाइज करेंगे हम, फिर चाहे वो मेल है फीमेल है, कैसा भी कोई भी क्लाइंट है, ठीक है। उसके साथ बिहेवियरल एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है ये देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि उसके माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, मतलब जो जो वो बिहेवियर दिखा रहा है उसमें गलत, उल्टा, टेढ़ा मेढ़ा, नॉर्मल लोगों से अलग ऐसा क्या है, जिसे हम माल अडेप्टिव कह सकते हैं या जिसे उसे ठीक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उसके माल फंक्शनिंग बिहेवियर को ढूंढा जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। देन एंटीसीडेंट्स जो होते हैं फॉल्टी लर्निंग के, एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग मतलब ये कि अब बंदा जो भी कोई बिहेवियर दिखाता है ना, वो देख देख कर ही सीखता है, बचपन से इमिटेट करके, वही कॉपी करके, वही अपने एक्शंस में वो परफॉर्म करता है। तो वो क्या उसने ऐसा देखा जो वो गलत सीख गया और वही वो गलत कर रहा है, ये हमें पता लगाना है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से अभी उसका प्रेजेंट बिहेवियर रॉन्ग चल रहा है और वो मालाडेप्टिव कहला रहा है। तो एंटीसीडेंट्स पता लगाने हैं फॉल्टी लर्निंग के, जो उसकी गलत लर्निंग हुई है वो पता लगानी है, कहाँ पे दिक्कत आई है, मेन कॉज क्या है, मेन कारण उसका ऐसा बिहेव करने का, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद फैक्टर्स जो कि मेंटेन कर रहे हैं उसको वही फॉल्टी लर्निंग करने में और वही फॉल्टी बिहेवियर दिखाने में, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। मतलब जो उसको हेल्प कर रहे हैं, अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हाँ वो वही बिहेवियर दिखाता रहेगा, इसी सिचुएशन में वो ऐसे ऐसे ही एक्ट करने वाला है, वो पता लगाने हैं, ठीक है। माल फंक्शनिंग बिहेवियर वो होते हैं जो कि डिस्ट्रेस कॉज करते हैं उस क्लाइंट के लिए भी, और ऑब्वियसली वो जहाँ पर बिहेव कर रहा है, इफ़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों के लिए भी बुरे हो सकते हैं, तो वो दूसरों के लिए भी डिस्ट्रेस ही कॉज करेंगे, पर क्लाइंट के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि वो जो भी कुछ करेगा अपने साथ ही तो करेगा ना, ये दूसरों के साथ भी कर रहा है तो दूसरों के लिए वो डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है। ये जो उसके बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया, दूसरों के लिए भी वो बहुत हार्मफुल है। एंटीसीडेंट फैक्टर्स वो होते हैं, वो कॉजेज, वो कारण जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं उस पर्सन को कि वो इंडल्ज हो सके उसी बिहेवियर के अंदर, यानी कि फॉल्टी लर्निंग हुई है, गलत उसने सीखा है, गलत मालाडेप्टिव बिहेवियर वो दिखा रहा है, तो वो वही करता जाए, कंटिन्यू रहे उसका, वही वो दिखाता जाए, करता चला जाए, ठीक है। शुरू से उसने ये करा हुआ है, वही उस पर्सन को उसी की तरफ वो पुश कर रहा है कि वो यही करे और वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि परसिस्टेंस, कॉन्टीन्यूटी बढ़ा देते हैं फॉल्टी बिहेवियर की। अब तुम एंटीसीडेंट और मेंटेनिंग में ना वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। एंटीसीडेंट वो है जो कि मेन कॉज है, मेन कारण है जिसकी वजह से वो बंदा फॉल्टी बिहेवियर दिखा रहा है। मेंटेनिंग वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जब वो बिहेवियर दिखा रहा है ना, तो उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं वो बिहेवियर करने में, और ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो आगे भी वही बिहेवियर दिखाता चला जाए, वो चेंज ना हो, उसकी परसिस्टेंस बनी रहे, वो कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी बनी रहे उसके उस फॉल्टी बिहेवियर की जो कि वो दिखा रहा है, ठीक है। देन और अगर इसमें फिर भी कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ पूछ लेना। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि एक यंग पर्सन है जो कि माल फंक्शनिंग बिहेवियर एक्वायर कर लेता है स्मोकिंग करने का, और वो हेल्प लेता है कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, ठीक है। उसे हेल्प लेनी है, उसे मदद चाहिए कि वो स्मोकिंग वाली आदत को छोड़ सके। बिहेवियर एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है उसके साथ, उस क्लाइंट को मतलब इंटरव्यू किया जाता है, और उसके फैमिली मेम्बर्स ये रिवील करते हैं कि ये पर्सन स्मोकिंग करना शुरू कर देता है जब वो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाला होता है, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम से पहले जो उसका स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एग्ज़ाम जब पास आ रहे होते हैं उस टाइम पे बंदा स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। उसकी फैमिली से बिहेवियरल एनालिसिस के दौरान ये पता लगता है उस पर्सन के बारे में जो कि स्मोकिंग के प्रति बहुत ज़्यादा अडिक्टिव है।
देन वो बंदा रिपोर्ट करता है रिलीफ फ्रॉम एनजाइटी अपॉन स्मोकिंग। ऑब्वियसली उसकी टेंशन कम हो जाती है, उसको चिंता कम होती है, वरी कम होती है, उसकी एनजाइटी रिड्यूस होती है स्मोकिंग करने पर, वो ऐसा बताता है। तभी वो स्मोकिंग कर रहा है, यानी कि ये उसका मेन रीज़न और कॉज हो गया स्मोकिंग करने का, क्योंकि इससे उसकी एनजाइटी रिड्यूस हो रही है, इसलिए वो स्मोकिंग कर रहा है। तभी जो एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है ना, वो पॉजिटिव हो जाती है और एंटीसीडेंट फैक्टर बन जाती है। मेन कारण उसका स्मोकिंग करने का क्या है? यही कि उसको लगता है उसका स्ट्रेस, एनजाइटी, वरीज, चिंताएं रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो वो स्मोकिंग कर रहा है। दैट इज़ एंटीसीडेंट फैक्टर। ठीक है। फीलिंग ऑफ रिलीफ जो है वो मेंटेनिंग फैक्टर बन जाता है उस पर्सन के लिए कि वो कंटिन्यू करता रहे स्मोकिंग को। कैसे? एनजाइटी कम हुई, एनजाइटी कम करने के लिए उसको क्या सोल्यूशन दिखा? स्मोकिंग करना। तो स्मोकिंग वहाँ पे कारण बन गई उसका एनजाइटी को कम करने का। एंटीसीडेंट हुआ, मेंटेनिंग फैक्टर इज़ फीलिंग ऑफ रिलीफ। अब एनजाइटी कम हुई, स्मोकिंग कर ली, स्मोकिंग हो गई, आगे भी स्मोकिंग करेगा जब भी उसको एनजाइटी आएगी। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से एनजाइटी के टाइम पर जब वो स्मोकिंग करता है पेपर से पहले, एग्जामिनेशन से पहले, तो उसको रिलीफ फील होता है। वो कहते हैं ना, चिलिंग वाला मूड आता है उसके अंदर, एकदम वो रिलैक्स हो जाता है, रिलीफ फील करता है। इसलिए तो ये बन गया मेंटेनिंग फैक्टर उसके लिए, जो कि आगे उसको सपोर्ट करेगा कि वो स्मोकिंग करे। जब भी वो टेंशन में, एनजाइटी में आए तो वो स्मोकिंग करता रहे। और यही उसका मेन सॉल्यूशन बनेगा एनजाइटी को कम करने का, रिलीफ फील करने का, टेंशन में भी रिलीफ रहने का। ठीक है। क्लाइंट एक्वायर कर लेता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स ऑफ स्मोकिंग, जो कि मेंटेन हो रहा होता है रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ रिलीफ के साथ। एनजाइटी से उसे रिलीफ मिलता है, ये मेंटेनिंग फैक्टर हो जाता है। और तब भी वो एक्वायर कर लेता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स स्मोकिंग का। जब भी कोई टेंशन, एनजाइटी कुछ भी आए, उसे पता है उसे स्मोकिंग करनी है, क्योंकि स्मोकिंग करने से एनजाइटी कम हो जाएगी। एनजाइटी को रिड्यूस करने का मेन कॉज या स्मोकिंग शुरू होने का मेन कारण, क्योंकि एनजाइटी कम करनी है। और मेंटेनिंग फैक्टर उसके लिए स्मोकिंग करते रहने का, क्योंकि स्मोकिंग करने से उसे रिलीफ मिल रहा है, उसका दिमाग शांत हो रहा है, वो टेंशन फ्री फील कर रहा है, इसलिए वो स्मोकिंग करता रहेगा। मेंटेनिंग फैक्टर हो गया। और आगे इसमें है, एक बार जब फॉल्टी बिहेवियर जो कि डिस्ट्रेस कॉज करता है उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ट्रीटमेंट पैकेज चूज़ कर लिया जाएगा। यहीं से मैंने बताना शुरू करा और यहीं से मैंने मेन सामने मतलब लिखा हुआ है, इससे पहले का मैंने लिखा नहीं था सामने। इफ़ यू वांट कि मैं उससे पहले वाला लिख के भी नोट्स बना के दूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। फ़िलहाल मैं भूल ही गई थी कि मैंने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से पढ़ाना है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं था, वो रह गया। एंड मैंने यहाँ से लिखना शुरू करा कि फॉल्टी बिहेवियर जो कि डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ट्रीटमेंट पैकेज विच यूज़, कि किस तरह से टेक्निक्स यूज़ होने वाली है और क्या ट्रीटमेंट इसको इसकी प्रॉब्लम्स के लिए देने वाले हैं हम। एम जो होता है ट्रीटमेंट का, किस चीज़ के ट्रीटमेंट का, बिहेवियर थेरेपी के अंडर जो हम ट्रीटमेंट करेंगे ना क्लाइंट का, उसका एम, मेन मकसद, गोल क्या है या उससे क्या मिलेगा क्लाइंट को। एम इसका यही है कि हमें हटाना है, पूरे तरीके से रिमूव कर देना है फॉल्टी बिहेवियर जो कि क्लाइंट दिखा रहा है, और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। उसकी जगह पे हमें अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स को लेकर आना है। माल अडेप्टिव हटा के अडेप्टिव लेकर आएंगे और फॉल्टी बिहेवियर पूरे तरीके से रिमूव कर देने वाले हैं कि वो आगे कभी दिखाए ही ना, और जो भी कर रहा है वो भी ख़त्म हो जाए, फॉल्टी बिहेवियर। ठीक है। अब थेरेपिस्ट ये चीज़ करता कैसे है? एस्टैब्लिश करता है दो चीज़ें को, याद करना, याद रखना, बिहेवियर थेरेपी में हमेशा आता है ये, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ये दो चीज़ें एस्टैब्लिश करके ही उसका फॉल्टी बिहेवियर जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो सकता है। और जो था ना फॉल्टी बिहेवियर, मालअडैप्टिव बिहेवियर जो वो दिखा रहा था, मालअडैप्टिव बिहेवियर जो वो दिखा रहा था वो अडेप्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, अडेप्टिव में चेंज इसी से हो सकता है। उसमें हम ऑल्ट्रेशन ऐसे ही लाएंगे, मतलब मॉडिफिकेशन करनी है ना, उसका हटाना है फॉल्टी बिहेवियर और उसकी जगह पे क्या लाना है, अडेप्टिव बिहेवियर, जो कि सब नॉर्मल इंसान दिखाते हैं। एंटीसीडेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ऐसा चेंज ला के उसके अंदर बिहेवियर में, मतलब जो बिहेवियर जो फॉल्टी बिहेवियर दिखाने से पहले वो इंसान कर रहा है ना, ये उसको चेंज कर देंगे। अब तुमने फॉल्टी बिहेवियर दिखाया, उसके पीछे का कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ कॉज होगा, तभी तो तुम फॉल्टी बिहेवियर दिखा रहे हो। बिना रीज़न के तो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण होता है ना हर चीज़ के पीछे। सपोज़ तुमने फॉल्टी बिहेवियर दिखाया बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन का, उसके पीछे का कुछ रीज़न होगा। स्ट्रेस है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए दिखाया, जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल में देखा था। या फिर एनजाइटी है,
सोशल सिचुएशंस में एंटर नहीं कर सकते तुम, वहाँ पर बातचीत करने में दिक्कत है, तो अल्कोहल कंजम्पशन का फॉल्टी बिहेवियर दिखा दिया। अब अल्कोहल कंजम्पशन कॉमन है बट एक लिमिट तक करो तो ठीक, लिमिट के बाहर दिखाए तो वो फॉल्टी बिहेवियर में ही आ जाता है। या हर बार ओवरलोड हो जाना वो फॉल्टी बिहेवियर में ही आता है। हर टाइम हर बार जो हो रहा है बार बार वही रिपीट होता चला जा रहा है। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसमें कुछ ऐसा चेंज लाके जो कि उस बिहेवियर को प्रिसीड कर रहा है ना उसको ही बदल के, यानी जो मेरा फॉल्टी बिहेवियर दिखाने का मेन कॉज और मेन रीज़न है ना, ये उसी को हटा देगा, उसी को वहाँ से रिमूव कर देगा, उसी को चेंज करेगा। या जो मेरे बिहेवियर से पहले प्रिसीड हो रहा है, बिहेवियर से पहले जो अक्कर हो रहा है ना, तभी तो मैं फॉल्टी बिहेवियर दिखा रही हूँ, उसके बाद ये उस चीज़ को वहाँ से हटाएगा, वहाँ से रिमूव करेगा। जब मेरे पास कोई कारण ही नहीं बचेगा, जब मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा फॉल्टी बिहेवियर दिखाने का, तो मैं फॉल्टी बिहेवियर दिखाऊंगी क्यों। तो ये एंटीसीडेंट ऑपरेशन होता है। चेंज कैसे ला सकते हैं उसमें जो कि बिहेवियर से पहले हो रहा है, फॉल्टी बिहेवियर से पहले जो हम कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से फॉल्टी बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, उस वजह में उस कॉज उस रीज़न को हम कैसे बदल सकते हैं, उसमें हम कैसे चेंज ला सकते हैं, ऐसे कि वहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना रीइंफोर्सिंग वैल्यू एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस की, मतलब एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मैं फिर अलग से एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। एग्ज़ाम्पल वैसे बहुत बढ़िया दे रखा है, इससे समझ आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम्पल में ये है, अगर बच्चा दिक्कत कर रहा है रात का खाना खाने में, उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो डिनर नहीं कर रहा या वो रात का खाना मिस करता है, नहीं खाएगा वो उस टाइम रात का खाना, वो अपना एक मील हटा रहा है वहाँ से अपने डाइट से, तो एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन ये होगा कि हम डिक्रीज़ कर दें अमाउंट ऑफ फूड जो कि उसको इवनिंग स्नैक्स के टाइम दिया जाता है, जो कि टी टाइम में उसको फूड सर्व किया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी हम रिड्यूस करें। ये रिड्यूस करेंगे तो रात के टाइम उसे भूख लगेगी और वो रात का खाना खाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, डिनर के टाइम उसे भूख लगेगी और रीइंफोर्सिंग वैल्यू जो है ना खाने की डिनर के टाइम बढ़ जाएगी और चाइल्ड को प्रेज़ किया जाएगा, उससे शाबाशी मिलेगी तब जब वो रात के टाइम अच्छे से खाना खाएगा और जब उसके इस बिहेवियर को एनकरेज किया जाएगा कि हाँ वो रात को जितना उसे खाना पूरा दिया जा रहा है वो उसे ढंग से खा रहा है, उसको शाबाशी मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा, वो आगे भी यही बिहेवियर दिखाएगा ना। एंटीसीडेंट ऑपरेशन यही है कि हमने खाना कम कर दिया टी टाइम के दौरान, और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन यही है कि बच्चे को शाबाशी दे रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि उसने डिनर खा लिया, उसने रात का खाना ढंग से खा लिया, इसलिए इसकी वजह से एस्टैब्लिश क्या हुआ, रिस्पॉन्स ऑफ ईटिंग डिनर, अब बच्चा रात का खाना खा लेता है। समझ गए। एंटीसीडेंट ऑपरेशन यही, मैंने फॉल्टी बिहेवियर से पहले जो हो रहा था, पहले क्या हुआ या इसका मेन कारण क्या था कि वो रात का खाना ढंग से नहीं खा रहा था, क्योंकि वो इवनिंग में बहुत अच्छे से खा लेता है या जंक फूड अच्छे से वो कंज्यूम कर रहा है, इवनिंग स्नैक्स वो ले रहा है टी टाइम पर, तो उसे रात के टाइम भूख ही नहीं लग रही, इसलिए वो रात का खाना खा ही नहीं रहा। मैंने क्या करा, मैंने उसका रात का खाना तो जितना था उतना ही रखा, या मे बी उसकी क्वांटिटी थोड़ी और हेल्दी कर दी और न्यूट्रिशियस फूड उसमें ऐड कर दिया, साथ के साथ उसका ना इवनिंग स्नैक्स वाला फूड है ना, टी टाइम के दौरान जो उसे फूड सर्व हो रहा है उसे उसकी क्वांटिटी मैं रिड्यूस करती गई, उसका अमाउंट मैंने कम कर दिया, उस टाइम उसे कम खाना देना शुरू कर दिया। मैंने जब उसे उस टाइम कम खाना दिया तो ऑटोमेटिकली रात को उसे भूख लगी और उसका रात का क्वांटिटी ऑफ फूड या ईटिंग डिनर करने वाला रिस्पॉन्स आ गया, और जब उसने खाना खाया तो मैंने साथ के साथ उसे मेंटेनिंग फैक्टर दिया, उसके उसी बिहेवियर को आगे वो हो सके ना कंटिन्यू रहता रहे कि वहाँ रात का खाना खाए रोज़ हमेशा, उसे उसी टाइम पे मैंने प्रेज़ करना शुरू कर दिया, उसे अप्रिशिएट करा, उसे शाबाशी दी कि हाँ अच्छा किया जो तूने खाना खा लिया, अब तुझे ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा एंड सो लालच देना, जिससे बच्चे को लालच देना शुरू करते हैं ना, वो चीज़ समझ लो। और उससे क्या हुआ, उसने रात को ढंग से खाना खाना शुरू कर दिया। बिहेवियरल टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं बिहेवियर को चेंज करने के लिए। प्रिंसिपल्स जो होता है इन टेक्निक्स का मेन यही रहता है कि अराउजल लेवल जो है क्लाइंट का वो कम करना है, बिहेवियर को चेंज करना है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, जहाँ पर अलग अलग डिग्री में रीइंफोर्समेंट्स देंगे और विकेरियस लर्निंग प्रोसीजर्स भी यूज़ किए जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और अवर्सिव कंडीशनिंग दो मेजर टेक्निक्स हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने की, बिहेवियर को चेंज करने की।
जैसे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, रिस्पॉन्सेज जो कि ऑर्गेनिजम्स को ऐसा बना देते हैं कि वो पेनफुल स्टिमुलाई नहीं लेंगे या वो दर्द सहना नहीं चाहेंगे, अवॉइड करेंगे उन सिचुएशन को जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ मुझे हार्म हो सकता है या मे बी मुझे इससे पेन कॉज होगा, वहाँ पर एस्केप करेंगे, जाना नहीं चाहेंगे, वहाँ से दूर भागेंगे, 9 2 11 होंगे। ऐसे सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं क्या, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मुझे पता है मैं इस पर्टिकुलर तार को टच करूँगी तो मेरे को करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं टच ही नहीं करूँगी ना उस तार को। तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, बंदा सीख जाता है ठंड के टाइम स्वेटर पहनना और गर्म कपड़े पहनना या लकड़ियाँ जलाना, इफ़ वो बाहर कहीं फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहा है तो हीटर्स का यूज़ करना, क्योंकि उसे अनप्लेजेंट कोल्ड वेदर, उस सर्दी को अवॉइड करना है, उससे बचना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, बीमार नहीं पड़ना और ख़ुद को ठंड नहीं लगने देना। और एक बंदा डेंजरस स्टिमुलाई से दूर रहना या वहाँ से दूर भागना सीख जाता है क्योंकि वो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उससे उसको पेन मिल रहा है, उससे उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द वो अवॉइड करना चाहता है, वहाँ से वो एस्केप कर जाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अवर्सिव कंडीशनिंग, इसका मतलब ये है कि रिपीटेड एसोसिएशन, रिपीटेड पेयरिंग कर देना अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स की अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसको अपने वर्ड्स में समझाती हूँ फिर बुक के वर्ड्स में समझाऊंगी। सेम ही एग्जांपल है जो मैं बता रही हूँ, बुक वाला ही है। जैसे मान लो कोई बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, अब मुझे पता है कि मेरे को यार इसकी ना एक आदत छुड़वानी है, इसकी ये हैबिट को मुझे ठीक करना है, ये बहुत ज़्यादा पी रहा है, इसे इतना नहीं पीना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म ही कर रहा है ये, इनडायरेक्टली भी क्या डायरेक्टली कॉज कर रहा है, खुद को नुकसान ही पहुँचा रहा है। तो उसका अल्कोहल कंजम्पशन को ठीक करने के लिए ना मैं क्या करूँगी, अल्कोहल कंजम्पशन के साथ में ना मैं उसका कोई नोज़िया वाला ड्रग पेयर कर दूँगी। मतलब अल्कोहल कंजम्पशन जब वो ले रहा है, जिस टाइम वो पी रहा है, उसी टाइम मैंने बीच में मिक्सअप कर दिया कोई ऐसा ड्रग जिसकी वजह से उसे नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा गंदा फील हो सकता है, वो लाइक उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, कोल्ड फील हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, उसे लगातार जैसे उसे दिक्कत आएगी, आगे उसको बीमार फील होगा। ऐसा मैंने उसके साथ किया। देन वो जब जब अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसको वही नोज़िया वाली फीलिंग आएगी जिसे वो अवॉइड करना चाहेगा, जो वो चाहेगा कि यार मैं ना पीऊँ ये, या जब जब वो पिएगा उसे लगेगा कि इसके बाद तो मेरे को ऐसा बीमार सा फील हो रहा है या मेरा लाइक ठीक नहीं चल रहा सिस्टम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पीने के बाद, वॉमिटिंग हो रही है मुझे, तो वो धीरे धीरे पीना छोड़ देगा। दिस इज़ व्हाट अवर्सिव कंडीशनिंग। बुक में जैसे एग्जांपल दिए वहाँ से थोड़ा और अच्छा समझ आएगा, मे बी मेरे शब्दों से ज़्यादा क्लियर हो, वो तो होगा ही क्लियर, ऑब्वियस सी बात है। एक सेकेंड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक भी है, ये भी दे सकते हैं, नोज़िया वाली ड्रग भी दे सकते हैं, दोनों ही ओके हैं। जैसे एक अल्कोहलिक है, मैंने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया और उसे साथ के साथ अल्कोहल स्मेल करने के लिए बोला, या वो जब जब अल्कोहल ले रहा है ना मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रही हूँ, धीरे धीरे करके माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दे रही हूँ मैं उसे। रिपीटेड पेयरिंग जब हुई ना, मतलब जब जब वो अल्कोहल को स्मेल करेगा ये अवर्सिव होगा, क्योंकि उसको वहीं पर फील होगा उस इलेक्ट्रिक शॉक का दर्द, वो एसोसिएट करने लग जाएगा, इस चीज़ को साथ में देखने लग जाएगा कि हाँ जब जब मैं अल्कोहल को स्मेल करता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है या मेरे को दर्द होती है अल्कोहल को स्मेल करने पे, वो इसे एसोसिएट करने लग जाएगा, दोनों को आपस में लिंक करने लग जाएगा, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से वो पर्सन अल्कोहल को गिव अप करेगा, छोड़ देगा, धीरे धीरे बंद कर देगा पीना। ठीक है, देन आ जाते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर। अगर अडेप्टिव बिहेवियर बहुत कम हो रहा है, बहुत रेयरली नज़र आ रहा है किसी पर्सन में, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है उस अडेप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, या जो उसमें लैक डेफिसिट जो कमी आ रही है ना उसको हटाने के लिए। ठीक है, अगर जैसे कि कोई चाइल्ड है वो होमवर्क नहीं कर रहा अपना रेगुलरली, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उस चाइल्ड की मदर यूज़ कर सकती है। कैसे? उस चाइल्ड की फेवरेट डिश प्रिपेयर करके या उसको लालच दे के, सिंपल शब्दों में, जैसे बचपन में कहा नहीं जाता था कि तुम पहले अपना होमवर्क कर लो, पहले स्कूल का काम कंप्लीट कर लो, या पहले सो एंड सो प्रोजेक्ट बना लो जो कल तुमने सबमिट करना है, असाइनमेंट कर लो जो कल तुमने देनी है, उसके बाद हम मूवी देखने चल लेंगे तुम्हारी पसंद की,
या उसके बाद तुम्हें शॉपिंग करा देंगे, या उसके बाद तुमने बाहर से जो भी खाना है ना तुम लेकर आके खा लेना अपना, ठीक है, ऐसे लालच दिया जाता था। या उसके बाद छोटे बच्चों को बाहर खेलना बहुत पसंद है, दोस्तों के घर पे जाना पसंद है, तो उसके बाद तुम अपने दोस्त के घर चले जाना खेलने, या बाहर थोड़ा ज़्यादा देर खेल खेल लेना, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे खेल लेना तुम बाहर दोस्तों के साथ, क्योंकि तुम होमवर्क कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए वो एक तरह से रिवॉर्ड है उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे लालच देना इस सिंपल शब्दों में क्या, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वही जैसे चाइल्ड की मदर ने फिर उसके लिए फेवरेट डिश प्रिपेयर करी, उसे ऐसा कह के अगर वो अपना होमवर्क रेगुलरली करता है तो उसे मिलेगी वो फेवरेट डिश जो उसकी मम्मी ने उसके लिए बनाई है। और जब जब वो होमवर्क पूरा करता है अपना अपॉइंटेड टाइम पर, मतलब जिस टाइम से सबमिट करना उससे पहले उसने कर लिया और टाइम पे सबमिट कर दिया होमवर्क करके, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मम्मी उसकी पसंद की डिश बना के उसे खिलाएगी, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होगा फूड का वो इंक्रीज हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो कि फूड के थ्रू हम दे रहे हैं, उसकी मम्मी उसकी फेवरेट डिश बना रही है ना, जब जब वो होमवर्क कर रहा है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये उसकी उस बिहेवियर को बढ़ावा देगा, इंक्रीज़ कर देगा कि हाँ वो टाइम पर होमवर्क कंप्लीट करना शुरू कर रहा है उसके बाद, क्योंकि उसे पता है मैं करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मेरी पसंद का मिल ही जाएगा। कोई टॉय लेना है टॉय मिल जाएगा, मुझे बाहर जाने की परमिशन मिल जाएगी, मुझे दोस्त के घर रहने की परमिशन मिल जाएगी अगर मैं होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करता हूँ तो उसका वही बिहेवियर वो दिखाने लगेगा या वही बार बार करेगा, जिसके बाद उसे पता है उसे ये चीज़ मिल ही जानी है। पर्सन्स जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टोकन दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड हर बारी, जिससे कि वांटेड बिहेवियर जो बिहेवियर उनमें हम देखना चाहते हैं ना वो अक्कर हो बार बार। टोकन्स को कलेक्ट करा जाता है और एक्सचेंज करा जाता है रिवॉर्ड के लिए, ऐसे कि जैसे कोई पेशेंट है उसको बाहर घूमने का चांस मिल गया और कोई चाइल्ड है उसे ट्रीट मिल गई, ऐसे इसे कहते हैं टोकन इकोनॉमी। अब आगे से दे रखा है अनवांटेड बिहेवियर, यानी कि जो सामने वाला पर्सन ना दिखाए वैसा बिहेवियर रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, और वांटेड बिहेवियर जो बिहेवियर हम देखना चाहते हैं या जो बिहेवियर अडेप्टिव है दिखाना सही है वैसा बिहेवियर हम इंक्रीज़ करते हैं। और ये दो चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं, अनवांटेड बिहेवियर सेम ही पर्सन का हम कम भी कर रहे हैं और उसी सेम पर्सन का वांटेड बिहेवियर मैं साथ के साथ इंक्रीज भी कर रही हूँ। साइमल्टेनियसली दीज टू थिंग्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, और एक इसके अंदर होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट और उसी के थ्रू ये चीज़ करी जाती है। यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैं दूंगी वांटेड बिहेवियर के लिए, जो बिहेवियर मैं देखना चाहती हूँ उसके लिए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो बिहेवियर मैं चाहती हूँ रुक जाए अभी वो पर्सन और ऐसा बिहेव ना करे, ये एक्शंस मुझे ना दिखाए अपने बिहेवियर में, उसके लिए मैं देती हूँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो कि अनवांटेड बिहेवियर है। और ये मैं साथ में करूँगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वांटेड बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अनवांटेड बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए। इसी को कहेंगे अपना डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट वाला मेथड। और एक और मेथड भी है जहाँ पर मैं पॉजिटिवली रीइंफोर्स करूँगी वांटेड बिहेवियर को और इग्नोर करूँगी, ध्यान ही नहीं दूंगी, निगलेक्ट कर दूंगी अनवांटेड बिहेवियर को। लेकिन जो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट वाला मेथड शुरू में था जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ होने वाली है, पॉजिटिव वांटेड बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए, वो जो है पेनफुल हो सकती है ज़्यादा लेकिन एक इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा असर पड़ेगा, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी उस पर्सन को ठीक होने में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी लड़की का केस लेते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा रोती पिटती है, शोर मचाती है, तब जब उसको मूवी दिखाने के लिए नहीं लेके जाते हैं उसके पेरेंट्स, या जब भी वो पूछती है सिनेमा जाने के लिए उसे मना कर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रोती पिटती है, शोर मचाती है, तो पेरेंट को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो उसको सिनेमा लेके जाए सिर्फ तब जब वो बच्ची रोना पिटना मचाना बंद कर देगी और इतना शोर नहीं करेगी, इतना रोएगी नहीं, इतने आंसू नहीं बहाएगी, सिर्फ तभी इसी कंडीशन पे उसे सिनेमा लेके जाया जाए। अदरवाइज अगर वो रोती है तो उसे सिनेमा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर पेरेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि या तो ये करे वो इग्नोर कर दे गर्ल के उस बिहेवियर को जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही है, शोर मचा रही है, पिट रही है या जिद कर रही है सिनेमा जाने की, वो स्टबन एक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा ज़िद्दीपना दिखा रही है सिनेमा जाने के लिए, या तो वो उसके इस बिहेवियर को इग्नोर कर दे। वांटेड बिहेवियर देखा जाए सिर्फ उस गर्ल का जो कि उसने पोलाइटली पूछा कि हाँ उसे ले जाए सिनेमा के लिए,
ये वाला इंक्रीज़ हो जाए बिहेवियर, और अनवांटेड बिहेवियर उसका जो रोने का है, क्राइंग और सल्किंग, वो रिड्यूस हो जाए। ऐसा करना है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के थ्रू। ठीक है, अब हमने फोबियाज और इरेशनल फियर्स के बारे में पढ़ा है चैप्टर 4 में। ठीक है, मैंने बताया था सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम की टेक्निक यूज़ की जाती है फोबियाज और इरेशनल फियर्स को ट्रीट करने के लिए। कुछ लोगों को बहुत हाई लेवल तक होते हैं ना ये, लिमिट के बाहर तक, तो उनको ठीक करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम की टेक्निक यूज़ की जाती है, जो कि इंट्रोड्यूस की है या दी है किसने, वोल्प नाम के पर्सन ने। यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन के साथ। जिस चीज़ से उसको डर लगता है ना, वो चीज़ उसके सामने रख दी जाती है। उस टाइम पे उसका रिएक्शन देखा जाता है और साथ के साथ उससे रिलैक्स करने की भी कोशिश की जाती है। तो क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है कि वो इलिसिट करे, इंटरेक्ट कर जाए फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन के साथ, और साथ के साथ क्लाइंट को जो है थेरेपिस्ट जो है ना हायरार्की प्रिपेयर कर देता है, मतलब छोटे से बड़ा बड़ा या बड़े से छोटा छोटा हायरार्की प्रिपेयर कर देते हैं थेरेपिस्ट। हाँ, हायरार्की इन द सेंस जैसे तुम्हें पता है छोटे से बड़ा बड़ा आना, तो यही चीज़ है कि मतलब एक बड़ा 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 सबसे ऊपर, फिर लास्ट में छोटा छोटा छोटा, और अगर नीचे से बॉटम से शुरू करते हुए देखें तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। तो थेरेपिस्ट प्रिपेयर करता है हायरार्की किस चीज़ की, एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई की, वो वाला स्टिमुलाई जो कि एंजाइटी क्रिएट कर सकता है हमारे क्लाइंट के लिए, या जिससे क्लाइंट को बेसिकली डर लगता है, जिससे वो चिंता में पड़ जाता है, जिससे उसे पसीने आ रहे हैं, वरी हो रही है। तो ऐसा एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई लाना जिसमें सबसे कम एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई बॉटम पे रहेगा, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उसकी जो है डर प्रकट करने की कैपेसिटी क्लाइंट के अंदर इंक्रीज होती चली जाएगी। सबसे पहले वो वाली सिचुएशन जिससे सबसे कम डर लगता है क्लाइंट को, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा डर वाली, उससे फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे उससे थोड़ी ज़्यादा डर वाली, फिर सबसे ऊपर कौन सी होगी, वो डर वाली जिसमें वो लाइक एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, खुद को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाता क्लाइंट, जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो उसका मेन फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन है। ठीक है, देन इसके अंदर है कि बॉक्स 5.2 रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे इस टेक्निक में होता है क्लाइंट को बोला जाता है कि वो सोचना बंद कर दे फियरफुल सिचुएशन के बारे में। तो जब वो सोचना बंद करता है ना उस फियरफुल सिचुएशन के बारे में जिसमें उसको डर लगता है, जिसमें वो खुद को रख के देख रहा होता है, जैसे क्लाइंट है उसको स्पाइडर्स से बहुत डर लगता है, लेजर्ड से बहुत डर लगता है, तो ऐसी सिचुएशंस के बारे में वो सोचना बंद कर दे जहाँ पर कोई भी स्पाइडर है उसके आसपास, या लेजर्ड है, या ऐसी कोई भी फ्लाइज इंसेक्ट्स है जिससे उसको बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट होता है उसके अंदर, वो उनके बारे में सोचना बंद कर दे। उनके बारे में सोचना बंद करेगा तो सबसे ज़्यादा कम टेंशन उसे फील होगी, और ऐसी थेरेपी सेशंस के दौरान क्लाइंट जो होता है इतना एबल हो जाता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो इमेजिन कर सके सबसे ज़्यादा सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस को, और साथ के साथ वो मेंटेन कर रहा है रिलैक्सेशन भी, मतलब इतना ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा, और इमेजिन भी कर पा रहा है सबसे ज़्यादा फियरफुल सिचुएशंस के लिए। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ओवर थेरेपी सेशंस क्या होगा ना, क्लाइंट सीख जाएगा सोचना, इमेजिन करना फियरफुल सिचुएशंस के बारे में जहाँ पर वो फंसा हुआ है, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर उसके आसपास वही स्पाइडर्स हैं, लीजर्ड्स हैं, ऐसे फ्लाइज हैं जिससे उनको डर लगता है, जो उसके अंदर फियर क्रिएट करते हैं, कि जिनसे वो दूर भागना चाहता है, और साथ के साथ वो इतना हाइपर पैनिकली भी एक्ट नहीं कर रहा वहाँ पर, इतना ज़्यादा अपना आपा भी नहीं खो रहा, क्योंकि वो रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी का रिलैक्स स्टेट, वो वाला अपने माइंड का कंट्रोल वहाँ पे मेंटेन कर पा रहा है, और क्लाइंट जो है वो सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है फियर के प्रति। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन वो यहाँ पर ऑपरेट होता है, ये अलग टेक्निक है वैसे। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस लगाए जाएं या उनका यूज़ किया जाए सेम टाइम पर, तो वो इनहिबिट्स करते हैं, ख़त्म कर देते हैं वीकर फोर्स को, जहाँ पर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जो है सबसे पहले बिल्ट हो चुका है, और धीरे धीरे करके जो ज़रा सी एंजाइटी प्रोवोकिंग वाला सीन जिसे उस क्लाइंट ने इमेजिन किया था अभी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में, वहाँ पर वो एंजाइटी ओवरकम हो चुकी है, लाइक
ख़त्म हो चुकी है, एंजाइटी वहाँ से हटने वाली है क्योंकि रिलैक्सेशन आ गई है एंजाइटी की जगह पर। ठीक है, क्लाइंट इतना एबल हो चुका है कि वो टोलरेट कर सके, वो सह सके प्रोग्रेसिवली हायर लेवल्स ऑफ एंजाइटी या हद पार वो डर वाली सिचुएशंस इमेजिन कर सके जहाँ पर उसे चिंता भी नहीं हो रही, उसके बॉडी और माइंड का रिलैक्स स्टेट ही है। ठीक है, एंजाइटी ओवरकम हो गई रिलैक्सेशन के थ्रू। मॉडलिंग अगला प्रोसीजर जहाँ पर क्लाइंट सीखता है बिहेव करना एक स्पेसिफिक तरीके से। कैसे? क्योंकि वो दूसरों के बिहेवियर को या जो उसका रोल मॉडल जिसने उसको माना है, जिसको देखकर वो मेन सीख रहा है, जिसको देखकर वो कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, वहाँ से वो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ से वो सीखता है। या थेरेपिस्ट जो कि इनिशियली उसके लिए एक्ट करता है, उसके लिए रोल मॉडल की तरह होता है, वहीं से देख के वो सीख रहा है, वही चीज़ें वो अपने बिहेवियर में अप्लाई कर रहा है, या वही चीज़ें वो दिखा रहा है, बेसिकली वही एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है जो कि वो देख देख के सीख रहा है। विकेरियस लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर, दूसरों को देख देख के ऑब्जर्व करके सीखना, ये भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इन द बिहेवियर। जब बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस आने लगते हैं उस टाइम पे क्लाइंट को रिवॉर्ड किया जाता है, उसे प्रेज, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ मिलता है, इनाम दिया जाता है बेसिकली। और क्लाइंट धीरे धीरे लर्न कर लेता है अपने मॉडल का, रोल मॉडल का बिहेवियर एक्वायर कर लेता है, वही सीख जाता है और वही अपने बिहेवियर में वो दिखाने लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हमने देखे बिहेवियर थेरेपी के अंडर। जो मेन स्किल होता है थेरेपिस्ट का वो इसी के ऊपर, इसी में लाई करता है कि वो कंडक्ट कर सके एक एक्यूरेट बिहेवियरल एनालिसिस। यही मेन थेरेपिस्ट का काम है, पता लगा सके ना फॉल्टी बिहेवियर सबसे पहले, तभी तो उसके अंदर आगे चेंज लाएगा वो। और एक ट्रीटमेंट पैकेज बना सके जिसके अंदर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ हो रही हो अब उसके क्लाइंट के बिहेवियर को ठीक करने के लिए। मैं रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स नेक्स्ट में करवाऊँगी क्योंकि अभी ना हो नहीं पाएगा रिलैक्सेशन प्रोसीजर, स्टोरेज ना फट रही है बेसिकली। मैं रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स नेक्स्ट में सबसे पहले करवाऊँगी, और अभी जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछ लीजिएगा। प्लस कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है, कोई भी चीज़ दोबारा से समझने, किसी चीज़ का एग्जाम्पल चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। और इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच।